सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो पिछली वीडियो में हमने जो अध्याय हमारा कृतिका का चला हुआ था, माता का अंचल, उसका जो पाठ का सार है वो किया था। आज इस वीडियो में जो हमारा कृतिका भाग 2 का दूसरा अध्याय है, जॉर्ज पंचम की नाक, उसका जो पाठ का सार है वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक शीर्षक पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत कहानी में श्री कमलेश्वर जी ने भारतीयों की गुलाम मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया है। भले ही आज हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, किंतु आज भी हम विदेशी लोगों की जी हुजूरी करने में अपना बड़प्पन समझते हैं। जी हुजूरी का अर्थ होता है उनकी खुशामद, हाँ जी में हाँ जी। समाज में नाक इज्जत व सम्मान की प्रतीक मानी गई है। नाक को लेकर अनेक मुहावरों की रचना की गई है, यथा नाक कटवाना, नाक कटना, ऊंची नाक, नाक रखना आदि। यहाँ नाक कटना मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका प्रयोग किया गया है। सारा व्यंग्य इस मुहावरे के इर्द गिर्द घूमता है। प्रस्तुत पाठ में सत्ता से जुड़े हुए लोगों की गुलाम मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की गई है। पाठ का सार इस प्रकार है। बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत आ रही है। महारानी के भारत दौरे की खबरें प्रतिदिन अखबारों में छपती थी। एलिजाबेथ के दर्जी उसकी पोशाक को लेकर परेशान थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें यहाँ के अखबारों में खूब प्रकाशित हो रही थी कि रानी के लिए कौन सी पोशाक बनाई जा रही है। रानी की जन्मपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे, नौकरों, बावर्चियों आदि के साथ साथ शाही महल के कुत्तों की तस्वीरें भी छप रही थी। रानी के आगमन को लेकर भारतवर्ष में सनसनी मची हुई थी। रानी के स्वागत के लिए तैयारियां धूमधाम से हो रही थी। देखते ही देखते दिल्ली की कायापलट हो रही थी। सड़कों की सफाई व मुरम्मत भी हो रही थी। सभी मुख्य इमारतें भी सजाई जा रही थी। एकाएक समस्या सामने आ खड़ी हुई कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। सबसे पहले भी इस संबंध में राजनीतिक आंदोलन और बहसें हो चुकी थी, किंतु राजनीतिक आंदोलन कभी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। कुछ दल नाक लगवाने के पक्ष में थे तो कुछ कटवाने के, इसलिए समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। किंतु एक हादसा हो गया कि हथियार बंद जवानों के पहरे होते हुए भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक कट गई। किंतु रानी के आगमन के समय नाक के कटने का अर्थ तो अपनी नाक कटाने के समान हो गया। देश के विभिन्न स्थानों पर शुभ चिंतकों की मीटिंग बुलाई गई और एक मत होकर कहा गया कि रानी के आने से पहले नाक लग जानी चाहिए। इसी संदर्भ में तुरंत एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार पैसों के मामले में कुछ लाचार था। उसने अधिकारियों के चेहरों की घबराहट को जान लिया। तभी उसने एक आवाज़ सुनी कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सहज भाव से उत्तर दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। अधिकारियों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ गई। अंततः पुरातत्व विभाग की फाइलों के ढेर खोले गए, किंतु कुछ भी पता न चल सका। अधिकारी गण फिर परेशान हो गए। एक खास कमेटी का गठन किया गया। उसे नाक लगाने का काम सौंप दिया गया। मूर्तिकार ने कमेटी को सुझाव दिया कि मैं देश भर के पर्वतों पर जाकर पत्थर की किस्म का पता लगाऊंगा कि इस मूर्ति में किस किस्म का पत्थर जो है वो लगा हुआ है। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने भाषण भी जारी कर दिया। ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत है खोज करने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह भाषण हर अखबार में छप गया। मूर्तिकार हर एक पहाड़ की खाक छान आया, किंतु वह कीमती पत्थर न मिल सका। उसने कहा कि यह विदेशी पत्थर है। सभापति उत्तेजित होकर बोला, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। बहुत सोचने पर मूर्तिकार के मन में एक विचार कौंध गया। उसने अखबार वालों तक खबर न पहुंचने की शर्त पर एक सुझाव दिया। देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी तो बनाई गई हैं,
उनमें से किसी भी नेता की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मिलती जुलती हो तो उसे ले लिया जाए। पहले तो सभा में सन्नाटा छा गया, फिर सभापति ने कहा कि यह काम जरा होशियारी से करना। मूर्तिकार ने देश का भ्रमण किया। जॉर्ज पंचम की नाक का नाप उसके पास था। उसने दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो गोखले लिखा हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि सबकी मूर्तियों को भली भांति देखा और परखा। सबके नाक की माप ली गई, पर सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। वे इस पर फिट नहीं बैठती थी। इस बात से अधिकारी वर्ग में खलबली मच गई। अगर जॉर्ज की नाक न लग पाई तो रानी के स्वागत का कोई अर्थ नहीं था। अंत में मूर्तिकार ने एक और सुझाव प्रस्तुत किया, एक ऐसा सुझाव जिसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए था। देश की 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। यह सुनकर सभापति महोदय परेशान हो गए, किंतु उसे इसकी अनुमति दे दी गई। अखबारों में केवल इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले पहरे का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ कर दिया गया। उसकी रवाब काई निकाली गई और ताज़ा पानी डाल दिया गया ताकि लगाई जाने वाली नाक जिंदा रह सके, सूख न जाए। अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उल्लास और उत्साह की खबर नहीं छपी, किसी की ताज़ा चित्र भी नहीं छपा। ऐसा लगता कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगने से सारे देशवासियों की नाक कट गई थी, किसी की नाक नहीं बची थी। जिन देशवासियों ने हमारे देश को इतने लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखा था, उनकी नाक के लिए हम अपनी नाक कटवाने को क्यों तैयार रहते हैं। तो ये जॉर्ज पंचम की नाक जो पाठ का जो सार था वो आज हमने किया है। तो सभी विद्यार्थी एक बार इसको अच्छे से याद करें। धन्यवाद।